मुकर्ररा टाइम के बाद दोनों टीम के सरबराह इसके सामने बैठे थे। सब इंस्पेक्टर वैश सिंह ने नैना की तरफ देखते हुए धीमी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, लेडीज फर्स्ट। इंस्पेक्टर राज ने इसे मसनूई हफ्के से घूरा, तुम्हारी ज़बान कुछ ज़्यादा ही शहर नहीं टपका रही। इन लोगों के दरमियान ऑफिसर मातहत वाला रिवायती फासला ना होने के बराबर था। वैश सिंह ने शरारत से कहा, नहीं सर, शहद तो बाबी के लहजे से टपकता है जब वो नैना का नाम लेती हैं। बेख्तियार नैना का मुतरन्नम कहकर आज़ाद हो गया। इंस्पेक्टर राज ने सर कुचाया और बोला, तुम्हारी ज़बान भी ज़्यादा चलने लगी है, इसलिए पहली बारी तुम्हारी। मैं भी तो देखूं दिमाग कितना चला लेती। ओके सर। वैश सिंह मुस्तैद हो गया। इफाज तो पहले ही तरतीब दे चुका था, फ़ौरन ही शुरू हो गया। मेरी टीम के मुत्तफिका राय है कि कातिल कोई बेहद तरबियत याफ्ता और मनफी जहनीत से माला माल शख्स है। मुमकिन है किसी खुफिया इदारे का मुनहरिफ, रिटायर्ड या हाजिर सर्विस बंदा है। इंस्पेक्टर राज ने अंगूठे के इशारे से इसको सराहा और ये पॉइंट नोट कर लिया। खुशी से सुर्ख चेहरे के साथ वैश सिंह ने अपनी बात जारी रखी। इस तरह वो डॉक्टर को इंतहाई तकलीफ दे अंदाज में कत्ल कर रहा है। इससे साफ जाहिर होता है कि कातिल को इन डॉक्टर से इतनी ज्यादा तकलीफ पहुंची है जिसका वो बदला दे रहा है। इस दफा इंस्पेक्टर राज ने बेआवाज ताली बजाते हुए नोट लिया था। वैश सिंह रवा था, अगर हम वो तकलीफ ढूंढ लें तो कातिल तक पहुंचना आसान हो जाएगा। मेरी टीम को यकीन है कि वो आरामसराय अस्पताल के दीगर डॉक्टर्स जो कातिल को तकलीफ पहुंचाने का सबब बने हैं इसके निशाने पर हैं। हमें कातिल का पता अस्पताल से ही मिलेगा। हमें खास तौर पर डॉक्टर जोशी और डॉक्टर दिया ओबराय का ध्यान रखना चाहिए। कातिल इन दोनों के सरों पर मंडला रहा है। इनकी जान को शदीद खतरा है। सांस लेने के लम्हाती तवक्कुफ के बाद वह दुबाया गोया हुआ। कातिल के पास वसाइल भी हैं। वो काफ़ी अरसे से अपने मनसूबे पर काम कर रहा है। इसने अपने कद्दो-कामत और मिलते जुलते हुलिये के अफराद को ट्रेस किया जो इसके शिकार के करीब थे और उनको भी ट्रैप किया है। यकीनी तौर पर गुरुनाथ और ऊंच चपड़ा कातिल के तहवील में है, जिंदा या मुर्दा इसके बारे में कुछ कहना मुश्किल है। आखिर में एक बात कहूँगा, हमें कातिल तक पहुँचना है तो हमें वो तकलीफ ढूंढनी होगी जो डॉक्टर से कातिल को पहुँचती है। बाकी ईमानदार डॉक्टर्स को भी इसका अंदाजा है, इसलिए वो पुलिस स्टेशन आए हैं। जिन अफराद पर उन्होंने शक का इजहार किया है उन लोगों को हमें ट्रेसिंग पर लगा लेना चाहिए। वैसे रामसराय ट्रस्ट के डॉक्टर्स की हलाकत में मुलव्वस होने के असरात कम है। मायदे के बाद उन्होंने इतना सब्र किया तो 10-15 साल मजीद भी कर सकते थे। मेरी टीम ट्रस्ट को इस बात में मुलव्वस नहीं समझती। इतना कहकर वैश सिंह ने अपनी बात खत्म कर डाली। नैना ने वैश सिंह की तरफ देखते हुए आगाज किया, वैश सिंह मेरे सीनियर हैं, उन्होंने बहुत अच्छे नुक्ते उठाए हैं जिनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है, मगर मेरी टीम का सारा फोकस कातिल तक पहुंचने में है। इंस्पेक्टर राज बोला, मैं पूरी तवज्जो से सुन रहा हूँ। नैना शुरू हुई, कातिल डॉक्टर के मामूलात से भरपूर आगाही रखता है। वो जानता है कि बारिश और खराब मौसम के बावजूद डॉक्टर जिम आना जरूर आएगा। इंस्पेक्टर राज ने सर को तफहीमी जुम्बिश दी। नैना ने बात आगे बढ़ाई, गौर करने की बात है कि डॉक्टर मनोज और अंजलि के मामले से इसके साथी डॉक्टर समेत फैमिली में कोई भी वाकिफ नहीं था। इस मामले के बारे में जानकर वो लोग शॉक्ड रह गए थे। मेरा अंदाजा है कि वो अदाकारी नहीं थी। इंस्पेक्टर राज के हौसला अफजा तासुरात के साथ ही नैना का लहजा मजबूत से मजबूत तर होता चला गया। कातिल न सिर्फ इस मामले से वाकिफ है बल्कि इसने अंजलि के अपार्टमेंट में ही डॉक्टर मनोज को शिकार करने का प्रोग्राम बनाकर कामयाबी से इस पर अमल कर डाला। इससे साफ जाहिर है कि कातिल या तो कोई इंतहाई करीबी शख्स है या फिर इसे किसी ऐसे फर्द की मदद हासिल है जो डॉक्टर के इंतहाई करीब है और बेहद एतमाद का हामिल है। इंस्पेक्टर राज ने फौरन ये पॉइंट नोट कर लिया। हमें डॉक्टर के इंतहाई करीब लोगों को छलनी से गुजारना होगा। आज के दौर में सबसे बड़ा रूह रवा मोबाइल फ़ोन है। डॉक्टर और इनके करीबी अफराद के मोबाइल फ़ोन का डाटा निकालेंगे तो कोई ना कोई सिरा जरूर हाथ में आ जाएगा। नैना ने गहरी सांस लेते हुए बात मुकम्मल की। इंस्पेक्टर राज ने इशारे से इसकी पीठ पर थपकी दी और बात जारी रखने का इशारा किया। दूसरा एक अहम नुकता है, कातिल ने गुरुनाथ और ऊंच चोपड़ा का रूप धारा और कामयाबी से धारा। इसमें कोई शक नहीं कि वो बरतर सलाहियतों का मालिक है। मसनूई फिंगरप्रिंट्स की मदद से इसने हमें खूब बहकाया, मगर इन दोनों की चाल डाल और अंदाज़े गुफ्तगू को कॉपी करने के लिए इसने उन लोगों से खासा वक्त गुजारा होगा। यकीनन ये सब कुछ इसने याराना गांठ कर किया होगा। बिल्कुल आखिर में कातिल ने इन दोनों को गायब करके हमें ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया है। लहजाबार का वक्फा लेकर वो दोबारा बोली, ऊंच चोपड़ा और गुरुनाथ के गुजरे शब रोज कंगाले जाए तो जरूर ऐसी कोई शख्सियत सामने आ जाएगी जो काफ़ी अरसे से उनके अचानक ही ज़रूरत से ज़्यादा करीब आई हो। ये कहकर नैना ने लहजा बार का ड्रामाई वक्फा लेकर उन दोनों पर नजर डाली, फिर बोली, एक नुक्ता ऐसा है जो हमें सीधा कातिल तक ले जा सकता है। कौन सा? वैश सिंह बेख्तियार पूछ बैठा। नैना मुस्कुरा कर बोली, डॉक्टर को शिकार करने के लिए वो ऐसे लोगों को मुंतखब करके इनके करीब हुआ जो इससे कद्दो-कामित और जिसामत में मुशाबहत है। अगले शिकार के लिए दोबारा ऐसे किसी फर्द के करीब हो चुका होगा जो मतलूबा मायार पर पूरा उतरता हो। इस दफा इंस्पेक्टर राज खुद को काबू ना रह सका। नैना जरा मेरे करीब तो आओ। नैना चौंकी, क्यों सर, क्या हुआ? मैं तुम्हारा मुंह चूमना चाहता हूँ। नैना बुरी तरह से शर्मा कर झीम गई और वैश सिंह सरदारी वाले महसूस कहके को ना रोक पाया। फिर बोला, एक मिनट सर, मैं मोबाइल का कैमरा ऑन कर लूँ। ये यादगार लम्हा होगा और भाभी के लिए तो कुछ ज़्यादा ही यादगार होगा। इस दफ़ा तीनों के कहकों से कमरा गूंज उठा। चंद शगुफ्ता लम्हों ने इन्हें दोबारा से तरोताज़ा कर दिया। थोड़ी देर बाद वो लोग संजीदा हुए तो इंस्पेक्टर राज को यकीन था कि शातिर मुजरम की गर्दन इनके हाथों से ज़्यादा दूर नहीं। इसने होनहार
मातहतों को जिम्मेदारियां सौंप दी और खुद अजीत अग्रवाल और मानक राय को चेक करने के लिए निकल खड़ा हुआ। इसके पास कातिल की तहरीर का नमूना था। अजीत अग्रवाल और मानक राय की तहरीरों का नमूना हासिल करना कुछ ज्यादा मुश्किल काम नहीं था। पुलिस चीफ के मुतअद्दिद फोन आ चुके थे। इंस्पेक्टर राज ने इसके लिए मुख्तसर सी रिपोर्ट फैक्स कर दी। कई घंटों की मेहनत के बाद वो लोग दोबारा यकजा हुए तो नैना और वश सिंह कामयाबियां समेट कर लाए थे। इंस्पेक्टर राज अलबत्ता अजीत अग्रवाल और मानक राय को मशकूक अफराद की फहरिस्त से निकाल चुका था। अव्वल तो दोनों की तहरीरों का नमूना कातिल से मैच नहीं हुआ था। दो, मानक राय का कद्दो-कामत कातिल से बिल्कुल मुख्तलिफ था। अजीत अग्रवाल का कद्दो-कामत तो कातिल से मिलता जुलता था, मगर इसके पास दोनों डॉक्टर्स की अमवात के वक्त जैवकुआ से हादसा दूर होने के नाकाबिले तरदीद शाहिद मौजूद थे। खासतौर पर डॉक्टर विनोद के कत्ल के वक्त वो ट्रस्ट में अपने ऑफिस में था। चश्मदीद गवाहों के अलावा सीसीटीवी फुटेज ने भी इसे बेकसूर साबित करने के लिए काफी थी। वश सिंह ने चंद आम अफराद की फहरिस्त मुरतब की जो रामसराय अस्पताल में अहम ओहदों पर थे और ऐसे अफराद भी जो डॉक्टर के इंतहाई करीब थे। वश सिंह न सिर्फ उनके मोबाइल फोन नंबर हासिल करके आया था, बल्कि डाटा के हसूल का काम भी शुरू कर दिया था। सबसे अहम काम इसने ये किया था कि दो ऐसे अफराद की निशानदेही कर ली थी जिनका हुलिया और कद्दो-कामत कातिल से मुताबिकत रखती थी। इनमें से एक तो डॉक्टर जोशी का हमसामा और दूसरा लेबॉर्ट्री टेक्नीशियन था। नैना की मोहब्बत हासिर अंगलाई, गुरुनाथ और ऊज चोपड़ा दोनों का फारिग वक्त इधर ही गुजरता था। गुरुनाथ जिस चाय खाने में जाकर बैठता था वहाँ कातिल से मिलते जुलते एक शख्स की तवातर से आमद होती थी। कई लोगों से बातचीत के दौरान मालूम हुआ कि इस शख्स को सर्जन के नाम से पुकारा जाता था। सर्जन और गुरुनाथ में चंद ही दिनों में गाड़ी चलने लगी। वो अक्सर ही साथ देखे जाते। नैना को यकीन था कि यही सर्जन कातिल है। गुरुनाथ के साथ साथ सर्जन गायब था चाय खाने पर। इसके बाद वो कभी नहीं देखा गया। ऊज चोपड़ा औरतबाज आदमी था। इसका तकरीबन रोज पुरानी दिल्ली के बाजार हुस्न में आना जाना होता था। यहाँ स्ट्रीट के साथ वाले ग्राउंड में खुश फिक्रों की टोलियां बराजमान रहती थी और हर तरफ ताश का दौर चलता। ऊज चोपड़ा को ताश और जुए की लत थी। वो इसी ग्राउंड में पाया जाता। जिस रोज जीतता था वहीं से किसी कोठे का रुख कर लेता। बिल्कुल सर्जन जैसे बंदे का हुलिया भी यहाँ देखा गया था। यहाँ भी इसका नाम सर्जन ही था। सर्जन बेदरे ऊज चोपड़ा पर पैसा लुटाया देखा गया था। सर्जन की मईत में ऊज चोपड़ा बेहद खुश नजर आता था। यहाँ भी ऊज चोपड़ा के साथ सर्जन गायब हो गया। इंस्पेक्टर राज ने जोश के साथ मेज पर हाथ मारा। यही कम बस सर्जन हमारा मतलूबा बनता है। नैना तुम्हारी कारकर्दगी ने मुझे बेहद मुतासिर किया है। खुशी से नैना का चेहरा चमकने लगा। इंस्पेक्टर राज ने मजीद कहा, हमें 3-4 अफराद को चंद घंटों के लिए खामोशी से उठाना होगा। इन्होंने सर्जन को करीब से देखा है। इन लोगों की मदद से हम एक कंप्यूटराइज खाका बनाएंगे। इसके अलावा ऐसे अफराद को ढूंढो जिनकी दोनों जगहों पर सर्जन से अलग बढ़ी हो। किसी के पास उसका मोबाइल फोन नंबर होगा। वश सिंह जल्दी से बोला। ऊज चोपड़ा और गुरुनाथ से इसका तवातर राब्ता था। इन दोनों की कॉल हिस्ट्री चेक करें तो इसका नंबर ढूंढा जा सकता है। गुड, इस पर फौरन काम करो। इंस्पेक्टर राज बेहद मुतमईन हो गए। वो सर्जन के करीब से करीब उत्तर होता जा रहा था। वश सिंह उठने लगा तो नैना ने इसे रोक दिया। इसकी जरूरत नहीं। इंस्पेक्टर राज ने चौंक कर नैना की तरफ देखा जहाँ बड़ी गंभीरता थी। नैना ने सनसनाती आवाज में कहा, कातिल हमारे अंदाजों से ज्यादा अयार है। मोबाइल फोन वाला नंबर नुक्ता मेरे जहन में था। मैंने नंबर के हसूल की कोशिश की थी। वश सिंह ने बेसब्री का मुजाहरा किया। फिर नंबर मिल गया। नैना ने नफी में सर हिलाया। सर्जन मोबाइल फोन इस्तेमाल नहीं करता था। वो मोबाइल फोन को दिमाग का कैंसर कहता था। मोबाइल फोन के जरिए ट्रेस करना एक कहा शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकता। वश सिंह ने हथेली पर गोंसा मारा। कमबख्त जरूरत से ज्यादा होशियार बन रहा है। एक दफा हाथ आ जाए तो इसकी सारी सर्जरी निकाल दूंगा। इंस्पेक्टर राजपुर सोच अंदाज में बोला, सर्जन तक पहुंचने का एक ही रास्ता खुला है। ये कहकर इसने मकामी CID और DSP से मदद मांगी। इसने 2 घंटों के अंदर अंदर डॉक्टर दिया और डॉक्टर जोशी और कातिल से मुताबिकत रखने वाले हांसामा और लिबार्टी टेक्नीशियन के गिर्द CID के सादा पुलिस एहलकारों का नादीदा जाल बिछा दिया। अब सर्जन के इस जाल में दाखिल होने का इंतजार किया जा रहा था। इंस्पेक्टर राज के दिमाग में रह रहकर सर्जन का नाम गूंज रहा था। डॉक्टर जोशी बेहद मसरूफ था। कातिल साए उसे अपनी तरफ बढ़ते हुए महसूस हो रहे थे। रातों की नींद उठ चुकी थी। इसकी छठी चीख चीख कर ऐलान कर रही थी कि डॉक्टर मनोज और डॉक्टर विनोद की जान लेने वाला इसकी ताक में है। जहनी तनाव और खौफ की सजा में इसने रोपोश हो जाने का फैसला किया। जब तक कातिल पकड़ा कि मारा नहीं जाता, इसने मंजर से गायब होने का फैसला कर लिया। कॉलेज के जमाने का एक दोस्त हरियाणा में मॉडल फार्मिंग कर रहा था और अपने इस बेहद सेहतमंदाना जिंदगी से बहुत खुश था। दोनों दोस्त राब्ते में थे। डॉक्टर जोशी को यही जिंदगी पसंद थी। एक दफा तो वो दोस्त के बार इसरार पर फैमिली समेत 2 हफ्ते हरियाणा में गुजारने का फैसला कर चुका था। इस मंसूबे को इसने थोड़ा सा बदल दिया। बीवी को एतमाद में लेकर वो गैर मुइन्ना मुद्दत के लिए हरियाणा जा रहा था। सारी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी थी। वक्त मुकर्रर पर लाला जी बहारी इसके बंगले पर पहुंच गया। लाला जी इसका बहुत पुराना मुलाजिम था। इसके हाथ की चाय इन चारों पार्टनर्स को बेहद पसंद थी और चारों इस 5 स्टार शेफ को बेहद पसंद करते थे। अस्पताल में ड्यूटी के दौरान भी लाला जी इनके करीब ही रहता था और इन्हें सर्विस दिया करता था। लाला जी सीधा डॉक्टर जोशी के कमरे में गया। यहाँ से थिएटर से वाबस्ता एक मेकअप का माहिर पहले से मौजूद था। लाला जी और डॉक्टर जोशी का कद्दो-कामत करीबन एक ही जैसा था। लाला जी और डॉक्टर जोशी ने पहले कपड़े एक दूसरे के साथ तब्दील किए। फिर मेकअप का माहिर अपने काम में मसरूफ हो गया। 1 घंटे के बाद डॉक्टर जोशी हासी हाथ तक लाला जी से मुशाहबा नजर आने लगा। आईने पर नाकदाना नजरें खुद को डालते हुए वो लाला जी से मुखातिब हुआ। सुबह तक आपको कमरे में ही रहना होगा। 2-4 दफा बालकोनी में जाकर बैठिएगा। डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं होगा। सुबह ये बहरूप खत्म कर दीजिएगा। लाला जी ने कमर को हम दिया जो हुक्म मालिक। इसके साथ ही डॉक्टर जोशी ने घर छोड़ दिया। अस्पताल के बाहर टैक्सी
पकड़कर इसने रेलवे स्टेशन का रुख किया। एक तेज रफ्तार ट्रेन में लाला जी के ही नाम से इसकी एडवांस सीट बुकिंग हो चुकी थी। टैक्सी में बैठकर भी डॉक्टर जोशी इस तरह का शिकार था। इसकी निगाह बार बार पीछे की जानब जाती। नामालूम कातिल के खौफ से इसके असाब बुरी तरह मुतासर हो रहे थे। इस असाबी कशीदगी के आलम में वो रेलवे स्टेशन पहुंच गया। रेलवे स्टेशन पर रिवायती अफरा तफरी नजर आ रही थी। इंसानों के समुद्र में गुल मिलकर डॉक्टर जोशी की असाबी कशीदगी कदरे कम हुई। इसे लगा कि ताक में लगे कातिल को वो चकमा देने में कामयाब हो चुका है। कदरे इत्मीनान पाकर अब इसे दर्जा 100 में सफर के ख्याल से ही कोफत हो रही थी। सब इंस्पेक्टर वैश सिंह खसूसी दरखास्त लेकर CID वालों को साथ शामिल हो गया। कामयाबी से हासिल करीब महसूस हुई। इसका दिल बिल्ली उछल रहा था। डॉक्टर जोशी के हानसा माँ का नाम बलदेव था। बीवी के साथ अलैदगी का केस कोर्ट में जेर समाअत था। वो डॉक्टर जोशी के साथ बंगले में ही सर्वेंट क्वार्टर में रिहायश पजीर था। बलदेव को फिल्म बीनी का शौक था। वो 2 हफ्ते में कम से कम 2 दफा बाकायदा सिनेमा जाकर फिल्म देखता था। इस दौरान अपने ही एक हम मिजाज से इसकी लैक्स बढ़ी। इस हम मिजाज ने अपना तारुफ सर्जन के नाम से करवाया। बलदेव को यह नाम अजीब सा लगा, मगर जब सर्जन ने रात को पुरतकल्लुफ खाने का बिल जबरदस्ती अदा किया तो बलदेव खिल सा उठा। सर्जन इसकी फिल्म इंडस्ट्री से मुतल्लिक काबिल रश्क मालूमात से बेहद मुतासिर था। सर्जन के सामने मालूमात का दरिया बहाते हुए बलदेव भी अजीब से एहसास तफाखुर का शिकार हो जाता। सर्जन की माहियत में शानदार और नीम गर्म कोपे में बैठकर फिल्म देखने का लुत्फ ही जुदा था। जाहिर है इस कोपे और खाने वगैरह के अखराजात सर्जन ही बर्दाश्त कर रहा था। ये सारे मामलात वैश सिंह के लिए में आ चुके थे। बलदेव के गिर्द नादीदा जाल फैलाया जा चुका था। अब सिर्फ सर्जन का इंतजार था। अपने रोजमर्रा के मामला निपटाकर बलदेव फारिग था। तरंग के आलम में गुनगुनाते हुए उसने नीम गर्म पानी से गुसल किया और अपना बेहतरीन सूट जेब तन करके और खूब खुशबू छिड़क कर पोश इलाके के जदीद तरीन और वसी अरीज सिनेमा हॉल में पहुंच गया। सिनेमा के बाहर एक कैफे में बैठकर इसने चाय मंगवाई। सर्जन मोबाइल फोन को दिमाग का कैंसर करार देता था। इसके जवाब इनके दरमियान राब्ते का कोई जरिया नहीं था। सर्जन ने इससे इसी कैफे में मिलने का वक्त तय किया था। बलदेव को अजीब सी बेचैनी ने घेर लिया। इस बेचैनी की बज़ाहिर कोई वजह नहीं थी। बलदेव की नजरें बार बार कैफे की दीवार की घड़ी पर जा टिकती थी। सर्जन के आने का वक्त हो गया था।